देखिए बच्चों, तो आज हम लोग आज पढ़ना है गुप्त वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? गुप्त वंश के बारे में। आपने इसके पहले कहा किसके बारे में पढ़ा था? कुषाण वंश के बारे में। यानी कुषाण वंश आपने पढ़ा, कुषाण डायनेस्टी, ठीक। तो कुषाण डायनेस्टी के जो बहुत बड़े उभर करके सामने आया, उसका नाम क्या था? गुप्त वंश। क्या नाम था? गुप्त वंश। तो आज आप पढ़ेंगे गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्त वंश जिसे कहते हैं गुप्त डायनेस्टी, ठीक। तो देखिए, जो ये गुप्त डायनेस्टी है, गुप्त डायनेस्टी ये क्या है जरा समझिए। देखिए, गुप्त डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं, संस्थापना करने वाले, इसके जो संस्थापक उनका क्या नाम है जानते हैं? गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? श्रीगुप्त, ठीक है। अच्छा, श्रीगुप्त के बाद जो श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश किसके सामान थे पता है? कुषाणों के क्या थे? सामान थे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए यहाँ पे इंडियन मैप का एक फिगर बना है। देखिए, ये जैसे है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक ना, ये आपका यूपी है, ठीक। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशाम्बी जिला। कौन सा जिला है? कौशाम्बी। ये एक जिला है, कौशाम्बी एक जिला है। और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में ही पड़ता है आपका क्या? बिहार। क्या पड़ता है? बिहार। बिहार में उस समय गणराज्य था जिसका नाम था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य। ये जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने अपने गुप्त वंश की जो राजधानी बनाया था, इन्होंने बनाया था कौशाम्बी को। किसको बनाया था? कौशाम्बी। यानी ये जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने अपनी मतलब इनका जो साम्राज्य इसी कौशाम्बी से ही डील होता चलता था। इन्होंने अपनी राजधानी कौशाम्बी में बनाया, और उसके बाद क्या हुआ? जो अगले शासक आए, नेक्स्ट शासक, अगला जो शासक आया, अगला शासक, उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। तो घटोत्कच, देखिए, श्रीगुप्त ने केवल गुप्त वंश की स्थापना किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। घटोत्कच भी आए, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ठीक। तो केवल राजा होने का केवल नाम मिल गया है बस, और कोई खास लोगों का महत्व नहीं। उसके बाद जो अगला राजा आता है, नेक्स्ट शासक हुआ, उसका नाम है घटोत्कच के बाद जो अगला है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है, आपको पता है, लिच्छवी, भारत का पहला गणराज्य लिच्छवी को माना जाता है, गणराज्य, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी की एक लड़की थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी, ठीक। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी की कुमार देवी से क्या कर लिया था पता? शादी किया था। क्या किया था? शादी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपनी शादी किससे किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है कुमार देवी से शादी किया, ठीक ना। अच्छा, जब इसने कुमार देवी से शादी किया, तो इसने क्या किया था? बिहार, यानी ये जो बिहार है, ये बिहार को अपने में पूरा मिला लिया था। बिहार को किससे मिला लिया था? अपने में, यानी बिहार को कौशाम्बी में मिला लिया था। इसका मतलब राजाओं का शौक होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से शादी किया, और क्या किया? बिहार को अपने में क्या किया? मिला लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो अगला शासक आता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था, इसका पुत्र, इसी का पुत्र, जो अगला शासक हुआ इसका पुत्र था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ठीक। ये बहुत बड़ा सम्राट था समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त का नंबर कब है? पहले श्रीगुप्त आया, घटोत्कच आया, चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था समुद्रगुप्त, ठीक। देखिए, समुद्रगुप्त क्या था? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। लिच्छवी दौहित्र, इसका मतलब जानते हैं कि नहीं? लिच्छवी का नाती,
समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दौहित्र कहता था, लिच्छवी दौहित्र। समझ गए कि किसका बेटा था? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा। और समुद्रगुप्त ने क्या किया था? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के, आर्यावर्त का मतलब उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, ठीक, और दक्षिण भारत के कम से कम 12 शासकों को पराजित किया। ये आपका साउथ इंडिया बनता है, ये आपका नॉर्थ इंडिया बनता है। ऊपर वाला भाग नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला भाग साउथ इंडिया, ठीक। साउथ इंडिया के 12 शासकों को पराजित किया। 12 शासकों को किसने? समुद्रगुप्त ने। और उत्तर भारत के कम से कम 9 शासकों को पराजित किया। तभी से समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा गया। क्या कहा गया? धरणीबंध। और समुद्रगुप्त को तभी से भारत का नेपोलियन कहा गया। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। इतना बड़ा सम्राट था। तो इसने क्या किया था? जब उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, नेपोलियन एक सम्राट था। वो मतलब कि आगे चल के आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में तो आपको बता देंगे, ठीक। अभी आप यहाँ पे पढ़िए, इसे भारतीय नेपोलियन कहा गया। देखिए, तो जैसे उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया, दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। और जब दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया तो 12 शासकों को ये कहकर छोड़ दिया, 12 शासकों से टैक्स लेकर तुमको छोड़ दिया। कहा ठीक जाओ, लेकिन तुमको टैक्स देते रहना जमीन का। आप जितने आपका परसेंटेज होता है कारोबार जमीन का, जितने बिजनेस होता है आपका, यानी कि सोचिए दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत प्रतापी शासक था। इसीलिए समुद्रगुप्त को धरणीबंध या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगर पूछें भारत का नेपोलियन, नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को धरणीबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरणीबंध। देखो लिख देते हैं, धरणीबंध। इसका मतलब होता है धरती को पूरी तरीके से बांध देने वाला, धरती को पूरी तरीके से बांध देने वाला। यार इतना लगभग पूरे जीत लिए था, कितना जीतेगा, ठीक है। तो इसे धरणीबंध कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त को और भी चीजें, जैसे इसको क्या मतलब किसमें दक्ष था, किसमें इसकी और महत्व थी, उसके बारे में जानते हैं। ध्यान समझिएगा। देखिए जो ये समुद्रगुप्त था बच्चों, समुद्रगुप्त जो है स्वयं वीणा बजाने में बहुत दक्ष था। वीणा जानते हैं? वीणा जानते हैं? जो मां सरस्वती जी देते हैं, ठीक। तो जो ये समुद्रगुप्त था बच्चों, समुद्रगुप्त वीडियो गेम जैसे थोड़ा लाइट है। देखिए समुद्रगुप्त क्या था? देखिए समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज। ये कवि भी था, समुद्रगुप्त एक कवि भी था, ठीक ना। आपको पता है कि समुद्रगुप्त का जो पिता है कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ना। समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त फर्स्ट। जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमार देवी से जब शादी किया तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक सिक्का चढ़ाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक सिक्का चढ़ाया था। उस सिक्के में चंद्रगुप्त फर्स्ट, सिक्के के एक पहलू पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का फिगर था और सिक्के के दूसरे फिगर पर इसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र था, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या चलाया था? एक सिक्का चलाया था। इसके पिता थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने क्या चलाया? एक सिक्का चलाया। उस सिक्के के पहले पहलू पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का फिगर था, सिक्के के दूसरे पहलू पर इसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र था। समझ गए कि नहीं? तो उसी का बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त कवि भी था, एक कवि भी था। इसे कविराज की उपाधि भी मिला था, कविराज कहा जाता था। उसके बाद इसको जो है कविराज के साथ साथ ये वीणा बजाने में बहुत दक्ष था। वीणा बजाने क्या था? ये वीणा बजाने में बहुत दक्ष था। दक्ष का मतलब होता है बहुत योग्य, बहुत कुशल। ये वीणा बजाने में दक्ष नहीं, दक्ष जैसे नाम होगा दक्षराज को किसी कहा होगा, जैसे दक्ष का मतलब होता है निपुण, बहुत योग्य, ठीक ना। तो देखिए ये वीणा बजाने में बहुत दक्ष, बहुत कुशल, योग्य। उसके बाद समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त
आप देख रहे हैं कि सुभाष का नेपोलियन धड़ल्ले में कहते हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा कहा जाता है समुद्रगुप्त के बारे में कि इसका जो घोड़ा था 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। वो तो पता है समुद्र का पानी वाला सीन जो है सबको पता है कि इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, नीचे बगल में अरब सागर है, ठीक है। उसके साउथ इंडिया में तो 3 समुद्र का पानी पीता था, तो बहुत प्रतापी शासक था, ठीक। उसके बाद आगे चल के समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक आया, नेक्स्ट शासक जो अगला शासक बना समुद्रगुप्त के बाद वो था रामगुप्त। कौन था? जो अगला शासक हुआ, अच्छा जो अगला शासक, चलिए ये वाली मान के चलिए, नहीं ये भी चलेगा, इस पर वो लगा है। जो अगला शासक हुआ, नेक्स्ट शासक वो कौन बना? रामगुप्त। रामगुप्त। अब देखिए रामगुप्त जब अगला शासक बना रामगुप्त, तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था, ध्यान सुनिएगा, इसकी पत्नी का नाम था, इसकी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था पता है? उसका नाम था जो है देवी। क्या नाम था? रामगुप्त की पत्नी का नाम था देवी, ठीक। देवी क्या करते थे? अपने पति को पसंद नहीं करते थे। जो देवी थी वो अपने पति को पसंद नहीं करते थे। तो जब ये अपने पति को पसंद नहीं करते थे तो इसका एक देवर था। देवर का मतलब ये हो, रामगुप्त का एक छोटा भाई था। रामगुप्त का छोटा भाई, रामगुप्त का छोटा भाई जिसका नाम क्या था पता? चंद्रगुप्त सेकंड। क्या नाम था? देखो ये चंद्रगुप्त सेकंड है, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था जिसका बेटा समुद्रगुप्त था। ये चंद्रगुप्त सेकंड है, बड़ा अंतर होता है फर्स्ट सेकंड में। ये अलग व्यक्ति था, वो अलग व्यक्ति है, समझ गए? दोनों की कीमत सोचना चाहिए, फर्स्ट सेकंड पीरियड है। चंद्रगुप्त सेकंड है, ये अलग व्यक्ति है। तो रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त सेकंड। इसकी जो पत्नी थी ना, पत्नी देवी, ये इसको ज्यादा पसंद करती थी चंद्रगुप्त सेकंड को। बाद में चल करके चंद्रगुप्त सेकंड भी इसको पसंद करने लगा था बाद में। तो आगे चलकर क्या हुआ था? आगे चलकर के देवी और चंद्रगुप्त सेकंड ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर लिए, मतलब शादी कर ली। देवी और चंद्रगुप्त सेकंड एक दूसरे से क्या कर लिए? शादी कर ली। और एक दूसरे से शादी करके बाद में चल करके रामगुप्त को ये दोनों मरवा दिए। रामगुप्त को क्या कर दिया? मरवा दिया। तो इन दोनों मतलब देवी और चंद्रगुप्त सेकंड ने एक दूसरे से जब शादी कर लिया तो इसका वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में। कहां, किस में वर्णन मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में, ठीक है। इन दोनों ने बाद में चल करके शादी कर लिया। देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में चंद्रगुप्त सेकंड और देवी के पूरी कहानी का वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड प्लस देवी की पूरी कहानी का वर्णन मिलता है। इन दोनों ने मिलकर रामगुप्त को क्या कर दिया? मरवा दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए अगला शासक कौन बनेगा? आपको पता है चंद्रगुप्त सेकंड ही बनेगा। अगला शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा एक बात जानते हैं, चंद्रगुप्त बहुत योग्य था, बहुत योग्य। अभी इसके बारे में जानेंगे तो नहीं। चंद्रगुप्त जो सेकंड था बहुत योग्य, अभी बता। हाँ अगर बात है कि मतलब इसकी पत्नी ने धोखा दे दी। किसकी पत्नी? रामगुप्त की पत्नी। पहले से ही चल रहा है। हाँ देखिए रामगुप्त की पत्नी ने धोखा दे दी, देवी धोखा देकर चंद्रगुप्त सेकंड से शादी कर ली। अब जो है फिर बाद में अपने पति मरवा दिए। ऐसा बहुत केसेस देखा जाता है भारत में। उसकी इसके पति थे रामगुप्त, उनको फिर मरवा दिए जो है। अब देखिए क्या हुआ, अब जो शासन चलेगा चंद्रगुप्त सेकंड का चलेगा। चंद्रगुप्त सेकंड। अब देखिए चंद्रगुप्त सेकंड क्या है? जो चंद्रगुप्त सेकंड था बच्चों, ये बहुत ही मतलब कि ये पत्थर के सिंहासन पर बैठ कर न्याय करता है। पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता, यानी चंद्रगुप्त सेकंड बहुत न्यायप्रिय राजा था। चंद्रगुप्त सेकंड क्या था? बहुत न्यायप्रिय राजा था। न्यायप्रिय का मतलब है पत्थर, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर के सिंहासन पर बैठ करके न्याय करता था। ये ऐसा राजा था। मतलब इसके शासन काल में
चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में हिंदू धर्म का विकास भी बहुत ज्यादा हुआ। देखिए हिंदू त्योहारों का विकास होता है। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में क्या होता है, हिंदू त्योहारों का विकास बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो उसके साथ साथ इसके समय में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हिंदू त्योहारों का विकास बहुत ज्यादा हुआ। न्यायप्रिय राजा था, न्याय बहुत अच्छा करता था, ठीक, न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। फिर देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड न्याय के लिए बहुत पॉपुलर था, न्यायप्रिय था, और इसके समय में देखिए हिंदू त्योहारों का बहुत अधिक विकास हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में साहित्य का भी विकास हुआ था, ठीक, मतलब कि हिंदुओं का जो सर्वांगीण विकास हुआ था चंद्रगुप्त सेकंड के समय माना जाता है, बहुत अधिक विकास माना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के समय, हिंदू धर्म का ज्यादा विकास हुआ था। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो अगला शासक आता है, इसका बेटा था, जो अगला शासक था उसका नाम था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो अगला शासक था उसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ये था, ठीक। अच्छा कुमारगुप्त ने क्या किया था? तो जो ये कुमारगुप्त था, ध्यान सुनना, कुमारगुप्त के समय क्या हुआ था, कुमारगुप्त जो था इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना में क्या किया था इसने? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुमारगुप्त था, नालंदा जो यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं ना, ये पूरे विश्व में सबसे पहले हॉस्टल की सुविधा देने वाला यूनिवर्सिटी था। पूरे विश्व में सबसे पहले हॉस्टल की सुविधा देने वाला यूनिवर्सिटी कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको पता होना चाहिए गुप्त काल, किसमें? गुप्त काल शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र बना था नालंदा यूनिवर्सिटी था। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? नालंदा यूनिवर्सिटी था। नालंदा यूनिवर्सिटी में किसकी शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसको नालंदा यूनिवर्सिटी को बौद्ध महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा गया। ऑक्सफोर्ड, समझ गए कि नहीं? ये था। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था, अब आपको पता नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और आपको पता होना चाहिए 1198 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। ध्यान सुनिए, नाम देखिए 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? पता है? जला दिया। क्या कर दिया था? जला दिया था। इसने नालंदा को क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? जला दिया। जलाने तो आग लगा दिया, किताब कापी सब जल गया था, समझ गए? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन था? बख्तियार खिलजी। ये किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है। 1198 ईस्वी में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जला दिया, समझ गए? उसके बाद देखें अब जो है इसके समय में, कुमारगुप्त के समय में ही देखिए गुप्त काल में ज्यादातर, गुप्त काल में सब क्या थे? हिंदू ही थे। सारे लोग क्या थे? हिंदू थे गुप्त काल में। तो क्या हुआ था? गुप्त काल में हिंदू धर्म का विकास बहुत अधिक हुआ। गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत का जो भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल। वो हिंदुओं के लिए भी स्वर्ण काल था, क्योंकि उसमें हिंदू धर्म का विकास बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक ना। और उसके साथ साथ देखिए नालंदा विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इसको महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। फिर 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो बिहार में एक जिला है नालंदा, वहीं पे स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। समझ गए कि नहीं? तो आज आपका लगभग इतना आपका कवर किया गया। ठीक, कल आप पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए, कल आप पढ़ेंगे गुप्त काल का सामाजिक कारक। आप देखेंगे कि गुप्त काल का सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब गुप्त काल में लोग सोशलिज्म कैसे देखते थे। तो गुप्त काल का सामाजिक जीवन, फिर उससे रिलेटेड और भी चीजें मैटर आप देखेंगे। ठीक ना? तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त काल में किस किस चीज का विकास हुआ था। तो हमारे गुप्त काल में जो है सांस्कृतिक विकास हुआ था, स्थापत्य कला का विकास हुआ था। ठीक ना? स्थापत्य कला, संस्कृति का विकास, न्यायपीठ राजा चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो इन सभी चीज का विकास आपके किसमें हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड